क्या आपने कभी सोचा है कि एक राज्य के भीतर दो समानांतर दुनिया कैसे रह सकती हैं? एक दुनिया वह है जो विज्ञापनों के पन्नों, चमचमाते होर्डिंग्स और टीवी स्टूडियो की स्क्रीन पर दिखाई देती है, जहां मोदी का विजन या योगी का मिशन एक महाकाव्य की तरह गूंज रहा है। यहाँ 6 लेन और 8 लेन के एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियां देश की जीडीपी का रफ्तार तय कर रही हैं, जहां बड़े बड़े बुलडोजर कानून के इकबाल का प्रतीक बनकर खड़े हैं। यह एक ऐसा उत्तर प्रदेश है जो अपनी बीमारू छत को तोड़कर देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बनने का दावा करता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में एक्सप्रेसवे की ऊंची दीवारों के नीचे एक और दुनिया बसती है। वह दुनिया जो धूल भरे सर्विस लेन पर खड़ी है। यहाँ का नौजवान आज भी हाथ में डिग्री लिए परीक्षा केंद्रों के बाहर इस डर से कांप रहा होता है कि कहीं आज का पेपर भी लीक न हो जाए। जहां मुफ्त के 5 किलो राशन की कतारें जितनी लंबी हो रही है, आत्मनिर्भरता का नारा उतना ही छोटा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में हम किसी एक पक्ष की जय जयकार नहीं करेंगे। हम इन दोनों उत्तर प्रदेशों को आमने सामने रखेंगे। हम अच्छाइयों की तारीफ भी करेंगे और उन कमियों पर उंगली भी उठाएंगे जिन्हें अक्सर विकास के शोध में दबा दिया जाता है। आइए पहले उस उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो बदल रहा है, जिसने वाकई अपनी पुरानी और जर्जर व्यवस्था की केचुल को उतारा है। इसे हम डबल इंजन सरकार का वह चेहरा कह सकते हैं जो इतिहास में दर्ज हो रहा है। उत्तर प्रदेश को कभी टूटी सड़कों और अंतहीन गड्ढों का राज कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देश का एक्सप्रेसवे स्टेट बनकर उभरा है। यमुना एक्सप्रेसवे से शुरू हुआ यह सफर अब पूर्वांचल, बुंदेलखंड और करीब 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंच चुका है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश कभी औद्योगिक रूप से पूरी तरह कटा हुआ था, वह आज लखनऊ और दिल्ली से चंद घंटों की दूरी पर है। यह सिर्फ सड़कें नहीं है, यह समय की बचत है, व्यापार की सुगमता है और उद्योगों के लिए बनाई गई जीवन रेखा है। जेवर और अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने इस कनेक्टिविटी को वैश्विक पंख दे दिए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अक्सर रंगदारी, अपहरण और माफिया राज से होती थी। पश्चिमी यूपी के रंगदारी टैक्स से लेकर पूर्वांचल के बाहुबलियों के समानांतर साम्राज्य तक उद्योगपति यहाँ कदम रखने से डरते थे। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने इस ढांचे को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े माफिया सरगना या तो जेल की सलाखों के पीछे है या उनके अवैध साम्राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जब राज्य में रंगदारी बंद होती है तो छोटे व्यापारी को सुरक्षा का एहसास होता है। इसी सुरक्षा के भरोसे आज राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन हो पा रहे हैं, जहां देश विदेश के पूंजीपति पैसा लगाने को तैयार दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना और जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ने उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के सांस्कृतिक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आर्थिक मॉडल है। आज अयोध्या और बनारस में पर्यटकों की संख्या गोवा और अन्य राज्यों से कहीं आगे निकल चुकी है। इससे स्थानीय स्तर पर होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे दुकानदारों की आजीविका को एक अभूतपूर्व उछाल मिला है। लेकिन साहब, जब कैमरे का फोकस सिर्फ भव्य इमारतों और एक्सप्रेसवे पर होता है तो किनारे की बस्तियां धुंधली हो जाती हैं। पत्रकारिता का धर्म है कि कुछ धुंधली तस्वीर पर से धूल हटाई जाए। विजन और मिशन के इस दौर में कुछ ऐसी कमियां हैं जो राज्य के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींचती है। सरकार कहती है कि उसने लाखों नौकरियां दी और निवेश के बड़े बड़े समझौते साइन हुए हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो उत्तर प्रदेश का युवा एक अलग ही मानसिक उतारना से गुजर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं का इतिहास उठाकर देख लीजिए। यूपी पुलिस से लेकर आरओ, एआरओ और शिक्षक भर्तियों तक बार बार पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं। सालों साल तैयारी करने वाला युवा जो अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई के पैसे प्रयागराज या लखनऊ के छोटे छोटे कमरों के किराए में फूंक देता है, उसके हाथ में अंत में सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नोटिस आता है। औद्योगिक निवेश के बड़े बड़े दावे इस युवा के खाली हाथ को नहीं भर पा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की वाहवाही के बीच उत्तर प्रदेश में एक नई
प्रणाली का जन्म हुआ, जिसे बुलडोजर संस्कृत कहा गया। अपराधियों के घर ढहाना भीड़ को संतोष दे सकता है, तालियां बजवा सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र और न्यायपालिका के बुनियादी सिद्धांतों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जब कार्यपालिका ही खुद जज और जल्लाद बन जाए तो कानून की तय प्रक्रिया दम तोड़ने लगती है। कई बार इस चक्कर में गरीब और बेकसूर लोग भी प्रशासनिक तानाशाही का शिकार हो जाते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ हम एक्सप्रेस वे पर जेट विमान उतारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज भी स्ट्रेचर, दवाइयाँ और डॉक्टरों की भारी कमी है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इमारतें भले ही रंग दी गई हों, लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी वही है। यहाँ एक गरीब का बच्चा निजी स्कूलों से मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल तो मुफ्त राशन पर है। यह सरकार गर्व से कहती है कि वह उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, तो यह विकास का पैमाना कैसे हुआ? यह तो इस बात का प्रमाण है कि आधी से ज्यादा आबादी आज भी अपने दम पर 2 वक्त की रोटी कमाने में सक्षम नहीं हो पाई। तो साहब, ये है उत्तर प्रदेश की वो कहानी जो दावों के चकाचौंध में अक्सर आधी अधूरी छूट जाती है। हमने आपको चमचमाते एक्सप्रेस वे भी दिखाए और उन सड़कों के नीचे रोजगार के लिए तरसते युवाओं की बिजली तस्वीरें भी। हमने आपको अपराध मुक्त होने का वो भरोसा भी दिखाया जो व्यापारियों को मिला है, और बुलडोजर न्याय के बीच संस्कृति कानून की आत्मा से भी रूबरू कराया। हम किसी एक पक्ष की ढोलक बजाने नहीं आए थे, लेकिन सच हमेशा इन दोनों छोरों के बीच कहीं खड़ा होता है। चलते चलते अब बात आपसे, यानी इस देश और प्रदेश के असली मालिकों से, हमारे दर्शकों से। साहब टीवी की चमचमाती एक्सप्रेस ने आजकल आपको नागरिक से हटाकर दर्शक और वोटर बना दिया है। आपको तालियां बजाने की आदत डाल दी गई है, कभी किसी की जीत पर, कभी किसी के घर पर चलते बुलडोजर पर, तो कभी आंकड़ों की बाजीगरी पर। लेकिन जब आप अपने बच्चों की खाली आंखों में देखते हैं तो डिग्रियां समेटे नौकरी के विज्ञापनों को निहार रहे हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि लोकतंत्र सरकारों के विजन या मुख्यमंत्रियों के मिशन से नहीं, आपकी सजगता से चलता है। जब तक आप नेताओं से सड़कों की चौड़ाई के साथ साथ स्कूलों में मास्टरों की हाजिरी और अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक विकास का पहिया सिर्फ चंद लोगों की तिजोरियां भरेगा, आम आदमी का पेट नहीं। सवाल पूछने की इस परंपरा को मरने मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देगी, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक सालाना जलता बनकर रह जाएगा। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे जरूरी सजग रहिए। जय हिंद, नमस्कार।